हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि द पावर हाउस ऑफ द सेल की। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लें कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कैसे पता चला या उसकी डिस्कवरी किसने की, नाम किसने रखा। तो ये थोड़ा सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉलिकर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया। भाई जब देखेंगे तभी तो आगे की कहानी शुरू होगी। तो फर्स्ट ऑब्जर्व्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन 1850। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए उनका नाम था ऑल्टमन। ऑल्टमन ने क्या किया, इन्होंने बायोप्लास्ट टर्म दिया। बायोप्लास्ट किसके लिए भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, क्योंकि उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये कब दिया था इन्होंने, इन 1894, यानी कि ऑब्जर्व होने के 44 साल बाद। उसके बाद फिर आए बेंडा, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने जो टर्म था माइटोकॉन्ड्रिया वो दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय बेंडा इन 1897। इसके बाद नेक्स्ट आए साइंटिस्ट थे माइकेलिस। तो माइकेलिस ने क्या किया था, इन्होंने एक डाई होती है, या इसको स्टेन कहें, कलर होता है सिंपली, जेनस ग्रीन बी। तो जेनस ग्रीन बी एक स्टेन या डाई होती है, इसका इस्तेमाल करके इन्होंने ऑब्जर्व किया माइटोकॉन्ड्रिया इन लिविंग सेल। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हम पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो चुका है कॉलिकर के द्वारा, लेकिन लिविंग सेल में ऑब्जर्व किया इन्होंने, माइकेलिस ने, बाय यूजिंग दिस जेनस ग्रीन बी डाई और स्टेन। इसके बाद एक और ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, या हम कहें दो साइंटिस्ट एक साथ आए, जिसको हम कहते हैं बेंसले एंड होर। स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब है लेकिन ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, बेंसले एंड होर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को आइसोलेट किया, यानी कि आइसोलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया, पूरा नहीं लिख रहे हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया बाय ए टेक्निक कॉल्ड डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये टेक्निक क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा भी आपको बता देते हैं। और ये आइसोलेशन क्यों हुआ भाई, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से आइसोलेट करने का पर्पस यही था ताकि इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की बायोकेमिकल एनालिसिस की जा सके। बायोकेमिकल एनालिसिस, एक सेकेंड, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। एनालिसिस, ओके। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हम ज़रा जानकारी ले लेते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये है कि जैसे कि आप हवा में पत्थर जो है वो रस्सी से बांध के ऐसे नचाएंगे, तो वो भी एक तरह से बाहर जाने की कोशिश करेगा, उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स आउटसाइड। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे जो ये टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसको एक इस तरह की मशीन में रख देते हैं। ये इसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, ये लैब में आपको दिखेगी। और इसके नीचे इस तरह से यहाँ पे मोटर लगी होती है। तो अब ये क्या है कि इसमें छोटे छोटे इस तरह के चारों तरफ छेद बने हुए हैं, और इन्हीं छेद में जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उसको डाला जाता है, और टेस्ट ट्यूब में मटेरियल रहता है। तो अब होता क्या है कि जब ये मशीन इस तरह से रोटेट करेगी, यहाँ पे जो हुक लगा है ये रोटेट करेगा, बहुत तेज़ी से ये रोटेट करता है,
तो इसमें जो भी लिक्विड पोर्शन है और डेंसिटी के हिसाब से वो सेटल होता जाता है नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है भाई। देखिए दो टाइप के सेंट्रीफ्यूगेशन होते हैं, एक और होता है जिसको हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डिफरेंस क्या आता है ये देख लीजिए। डिफरेंशियल में क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है और इसमें टिश्यू का पूरा जो जैसे चटनी बना के और उसके बाद इसमें डाल दिया गया लिक्विड मीडियम में, टिश्यू को अच्छे से क्रश करके ग्राइंड करके और इसमें डाल दिया गया। इसके बाद जो है इस मोटर की जो स्पीड है वो थोड़ा धीरे से चलाई गई, तो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो होगा क्या कि जो बहुत ज़्यादा हैवी पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, जैसे कि होल सेल्स, न्यूक्लियाई और साइटोस्केलेटन। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो सेटल हो जाएंगे। फिर यहाँ हमने स्पीड थोड़ी सी और बढ़ा दी। यहाँ पे कलर अगर हम चेंज करें, थोड़ा सा ब्लैक लाते हैं, तो यहाँ हमने स्पीड थोड़ा सा और बढ़ा दी। और जब स्पीड बढ़ाएंगे यहाँ पे तो फिर नई चीज़ें जो है वो सेटल होना स्टार्ट होंगी। अब वो नई चीज़ें जो सेटल होंगी वो कौन कौन सी हैं? दे आर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड पेरोक्सिसोम्स। क्योंकि ये थोड़ी सी हल्की थी तो इनको ज़्यादा स्पीड चाहिए सेटल होने के लिए, स्पीड और बढ़ाया हमने, तो अब यहाँ पे हमको मिल रहा है माइक्रोसोम्स और दूसरे वेसिकल्स जो होते हैं सेल के अंदर। और फाइनली जब बहुत ज़्यादा स्पीड हमने कर दी तो हमको मिलेंगे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, या अगर सेल के अंदर कोई वायरस वगैरह है तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, प्लस लार्ज साइज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि अब मॉलिक्यूलर लेवल पे आ गया। तो अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में अलग अलग स्पीड जो है वो घटाई बढ़ाई जाती है, इसीलिए इसको हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। अब इसके बाद हम वापस से आते हैं और बात करते हैं नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो सीधी सी बात है, नंबर जो होता है वो वेरिएबल होता है और ये नंबर जो है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस विथ सेल्यूलर एक्टिविटी, यानी कि सेल की एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी बढ़ेगी। जैसे कि एग्जांपल लें अगर हम यहाँ पे, तो जो जर्मिनेटिंग सीड्स होती हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स, इसमें बहुत हाई नंबर होता है, वेरी हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अगर यहीं पे हम डॉर्मेंट सीड्स ले लें, डॉर्मेंट सीड मतलब कि जैसे जो स्टोरेज में रखी रहती हैं, जो जर्मिनेट नहीं कर रही हैं, तो इसमें नंबर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो बहुत कम होता है। यहीं पे अगर हम फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट्स की बात करें, फ्लाइट मसल्स, जिन मसल्स की हेल्प से ये इंसेक्ट उड़ते हैं, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है वो हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट नंबर होता है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? सार्कोसोम्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि फ्लाइट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उसको हम सार्कोसोम्स कहते हैं। फ्लाइट मसल्स किसके? इंसेक्ट्स के। और प्रोकैरियोट्स में तो जाहिर सी बात है ये एब्सेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। और साथ ही साथ इन एनएरोबिक यूकैरियोट्स, ऐसे यूकैरियोट्स जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं शो करते हैं, वहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम ले लेते हैं आरबीसी, और वो भी कौन सी?
मैच्योर आरबीसी, ध्यान रखिएगा, मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। यहीं पे अगर हम साइज और शेप की भी इसकी बात कर लें तो सिंपल सी बात है कि इसका साइज जो होता है वो होता है 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ये इसकी लेंथ होती है, और 0.2 to 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो इसका डायमीटर होता है। लेकिन ये भी वेरी करता है, इसीलिए रेंज पूरी हमने लिख दी। शेप्स की अगर हम बात करें तो शेप जो है वो बहुत तरीके का हो सकता है, रॉड लाइक हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, सॉसर या जिसको हम कहें तश्तरी नुमा हो सकता है, ये इस तरह से। उसके बाद फिलामेंटस भी हो सकता है, फिलामेंटस मतलब कि लॉन्ग इस तरह का फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब साइज और शेप की भी बात हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक ख़ास बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अपने शेप और साइज़ को वो चेंज कर सकते हैं, वो एक दूसरे से फ्यूज़ भी हो सकते हैं, फ्यूज़ विद वन अनदर, और बाद में अलग भी हो सकते हैं एंड देन सेपरेट, और साथ ही साथ वो मूव करते हैं साइटोसॉल में। और ये सब कब करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया? जब सेल को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अगर संख्या बढ़ाना है तो वो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर संख्या कम करना है तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मूव करेंगे आराम से। तो इस तरह से हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया के ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे। अब जरा हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी जो है यहाँ पे ड्रॉ है, तो लेट्स मूव टू दैट स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो 2 यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, तो कितनी यूनिट मेम्ब्रेन्स हो गई? 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स, फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच का ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे अगर हम कलर चेंज करें तो दिस वन, ये जो है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, देख रहे हैं ना, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों के बीच का। और ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 6 to 10 नैनोमीटर। नैनोमीटर में है, माइक्रो में नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की जो चौड़ाई है वो 6 to 10 नैनोमीटर है। अब यहाँ पे ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है? ये होती है परमिएबल। ये बात ध्यान रखिएगा, परमिएबल का मतलब कि ये बहुत सारी चीज़ों को अलाउ करेगी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें पोरिन्स प्रोटीन्स होती हैं। पोरिन्स किस तरह की प्रोटीन है? इंटीग्रल प्रोटीन। यहीं पे अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली परमीबल होती है। ध्यान रखिएगा, अंतर आ गया। आउटर मेम्ब्रेन परमीबल थी जबकि इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमीबल है। और यही इनर मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ मुड़ी रहती है। ये देख रहे हैं आप, ये जो फोल्डिंग आ रही है ये येलो कलर में जो है वो इनर मेम्ब्रेन है। तो ये जो फोल्डिंग्स होती हैं, इनर मेम्ब्रेन जब अंदर की तरफ मुड़ जाती है तो इन फोल्डिंग्स को ही हम कहते हैं क्रिस्टी। ध्यान रखिए, ये देखिए फोल्डिंग्स दिख रही हैं, ये क्रिस्टी। तो अब एक चीज़ आपको क्रिस्टी में समझना बेहद ज़रूरी है, वो ये है कि क्रिस्टी के पास भी 2 फेस होते हैं, यानी कि क्रिस्टी में
दो फेसेस होते हैं, फेस मतलब कि अब चेहरा समझिए वही, एक को हम कहते हैं एम फेस और दूसरे को हम कहते हैं सी फेस। तो एम फेस और सी फेस। अब ये जो एम फेस है ये किधर की तरफ होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो येलो मेम्ब्रेन है, या इधर से दिखाते हैं, ये येलो मेम्ब्रेन इसका जो अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला अंदर वाला, ध्यान दीजिएगा, यानी कि टुवर्ड्स मैट्रिक्स, ये ब्लू ब्लू क्या भरा हुआ है सब, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की तरफ जो फेस होता है उसी को हम कहते हैं एम फेस, क्योंकि मैट्रिक्स की तरफ है। और इसी के अपोजिट येलो पोर्शन का इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला, यानी कि टुवर्ड्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसको हम कहते हैं सी फेस। तो क्रिस्टी का मैट्रिक्स वाला हिस्सा कहलाता है एम फेस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वाला या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस वाला हिस्सा कहलाता है सी फेस। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगली बात यहाँ पे आती है कि एम फेस जो होता है इस पे कुछ स्टॉक्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टॉक्ड पार्टिकल्स, स्टॉक का मतलब क्या हो गया कि जिसके पैर हों या स्टॉकिंग्स हो। तो स्टॉक्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम किस किस नाम से जानते हैं, इसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, सारे नाम इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम ऑक्सीसोम के नाम से जानते हैं, इसको हम F0 F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं, इसको सिंपल F1 पार्टिकल के नाम से जानते हैं, इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से जानते हैं, पार्टिकल के लिए P लिख दे रहे हैं सिंपली। और फाइनली इसका एक और इम्पॉर्टेंट नाम होता है जो कि पूछा जाता है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, फर्नांडेज मोरन पार्टिकल। फर्नांडेज मोरन पार्टिकल। तो इतने नाम हो गए इसके। जरा इस पार्टिकल का डिटेल भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो दिस इज द डायग्राम। यहाँ पे आप ध्यान से समझिए। ये देखिए यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है, दिस पोर्शन इज क्रिस्टा, एक सिंगल क्रिस्टा है और इस क्रिस्टा के ऊपर ही ये पार्टिकल्स जो है F1 पार्टिकल्स या इसको ऑक्सीसोम कह रहे हैं, ये अटैच्ड है। एक सिंगल पार्टिकल यहाँ पे हमको दिख रहा है, सिंगल, ये क्या है, ऑक्सीसोम, इट इज सिंगल ऑक्सीसोम। इसमें एक हेड वाला पोर्शन है और नीचे ये पेडिसल है या इसी को हम स्टॉक कहते हैं, और फाइनली बेस है। अब समझने की बात ये है कि अच्छा, जैसे ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, इसमें आप देख लीजिए इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड है और इसी पे ये पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या यहाँ पे एक बार और हम नाम लिख दे रहे हैं, फर्नांडेज मोरन पार्टिकल, ये भी इसका नाम होता है। तो इसी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये पार्टिकल्स देखिए अरेंज हैं छोटे छोटे। यहाँ पे इसका थोड़ा सा एनलार्ज डायग्राम बना दिया, मतलब इतने सेक्शन का डायग्राम ये है और एक इंडिविजुअल पार्टिकल का डायग्राम ये है। और अब इस इंडिविजुअल पार्टिकल का ऑक्सीसोम का डिटेल्ड यानी कि अल्ट्रा डायग्राम जो है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर का डायग्राम, वो ये है। तो अब यहाँ पे आके जरा हम समझते हैं। इसमें देखिए बेसिकली जो है दो पोर्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक तो हेड वाला पोर्शन है और ये बेस वाला पोर्शन है, साथ ही बीच वाला ये पोर्शन है स्टॉक वाला जिसपे गामा लिखा हुआ है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये F1 कहलाता है, ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन ये F1 कहलाता है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं F1 जो है वो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये F0 या F0 कहलाता है, विच इज़ एम्बेडेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इतनी बात समझ में आ गई। तो F1 वाले पोर्शन में
टोटल 5 सब यूनिट्स होती हैं। अब यहाँ पे आपको 3 ही दिख रही हैं, अल्फा, बीटा और ये गामा। एक्चुअली में ये गामा जो है वो F1 सब यूनिट का ही पार्ट है, F1 पार्टिकल का ही पार्ट है। इसका कलर जो है वो ऑरेंज ही होना चाहिए था, लेकिन आप समझिए यहाँ कलर कोडिंग इस तरह से की गई है कि कौन सा हिस्सा स्टैटिक है यानी कि रुका हुआ रहता है और कौन सा हिस्सा मूव करता है। तो यहाँ पे हम साफ साफ लिख दे रहे हैं कि जो F1 वाला पार्ट होता है, F1 वाला पार्ट, इसमें 5 सब यूनिट्स होती हैं, 5 सब यूनिट्स, विच आर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। 5 सब यूनिट्स होती हैं। और जो F0 वाला पार्ट होता है या नीचे होता है, उसमें सिर्फ 3 सब यूनिट्स होती हैं, और वो 3 सब यूनिट्स कहलाती हैं A, B एंड C। अब इसकी फंक्शनिंग अगर यहीं पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो एक्चुअली में होता क्या है कि ये बाहर का साइड है, यानी कि एक्सोप्लाज्मिक मीडियम है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट बाहर का मीडियम है ये, और ये साइटोसोलिक यानी कि मैट्रिक्स का मीडियम है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो यहाँ पे H+ का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है, और वो कैसे ज़्यादा किया जाता है ये भी बात की बात है, जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो एक्सोप्लाज्मिक साइड में H+ यानी हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है, और इन हाइड्रोजन आयंस को एंट्री दिलाने की जिम्मेदारी, यानी कि सेल के या माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर पहुंचाने की जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है? वो इसी F0 या F0 सब यूनिट की होती है। तो F0 सब यूनिट किस तरह से एक्ट करता है? इट एक्ट्स एज हाइड्रोजन आयन चैनल। ये हाइड्रोजन आयन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री दिलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, जैसे जैसे ये हाइड्रोजन आयन जो है ये F0 वाले सेगमेंट से होते हुए और यहाँ पे अंदर चले गए, यहाँ पे जाएंगे, पूरा फुल रोटेशन में आएंगे और उसके बाद ये मेम्ब्रेन के अंदर चले जाएंगे। इससे होता क्या है कि जब इसका रोटेशन हो रहा है, यानी कि C वाले कंपोनेंट C का रोटेशन हो रहा है, तो इसी से गामा वाला कंपोनेंट भी जुड़ा हुआ है और ये भी रोटेट कर रहा है। ये शैफ्ट की तरह एक्ट करता है और ये अंदर गया है, अंदर इस पूरे F1 के अंदर गया है, और वहाँ पे एक मैकेनिकल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। उस मूवमेंट के दौरान होता क्या है कि ये ADP और फॉस्फेट जो है वो अंदर एंट्री लेते हैं, और इस मूवमेंट की एनर्जी को ये ADP और फॉस्फेट यूज़ करके ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ATP यहाँ से बन के निकल गया। यानी कि जो F1 सब यूनिट है, ये ऊपर वाला सब यूनिट है, ये किस तरह से एक्ट कर रहा है? दिस इज एक्टिंग एज ATP सिंथेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो एक्चुअल ATP सिंथेसिस जो है वो किसकी जिम्मेदारी है? वो F1 पार्ट की, F1, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज ATP सिंथेस, जबकि F0 वाला पार्ट जो है वो हाइड्रोजन आयन चैनल की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने अभी जो उसमें बताया था लास्ट वाले पेज पे कि इसको F0 F1 पार्टिकल तो कहते हैं, सिंपल F1 पार्टिकल भी कह देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि F1 पार्टिकल ही मेन रोल प्ले कर रहा है, वही ATP सिंथेस की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ ADP और फॉस्फेट से ATP बना रहा है। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला जो है नेक्स्ट सेक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें हम लोग इसके केमिकल कंपोजिशन और ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल की तरह कैसे बिहेव करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो।